मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरी कहानी दर्द और गम से भरी हुई है। अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे कोई मेरे साथ ना हो। मैं 40 साल की एक औरत हूँ। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी के 8 साल बाद मेरे शौहर ने मुझे छोड़कर चले गए। मेरा एक बेटा है जिसका नाम सच्चन है। शादी के फौरन बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल के घर में मेरे शौहर के सिवा कोई नहीं था। फिर मेरे शौहर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अपने बेटे के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। सच्चन मेरा अकलौता बेटा है। मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। थोड़े ही अरसे में मेरा बेटा जवान हो गया और शादी की उम्र आ गई। मैंने उसकी शादी का फैसला कर लिया था। मैं भी घर में अकेली थी। पूरा घर का बोझ मेरे सर पर था। मैंने सोचा कि अपने बेटे की शादी करूं, मगर मेरे बेटे की ख्वाहिश बहुत अजीब थी। वो एक गौंगी लड़की से शादी करना चाहता था। मेरा बेटा खूबसूरत, मेहनती और सादा लड़का था। मेरी बेटी भी इस जिंदगी में एक कांटा बन गई थी। जब मैं इससे कहती कि इस लड़की तलाश कर रही हूँ, जब इससे की और वो बहुत खूबसूरत है, तो वो कहता कि मुझे खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक गूंगी लड़की चाहिए। वो गूंगी लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहता था। मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे एक लड़की पसंद थी, मगर जब मैंने उसे इस लड़की की तस्वीर दिखाई तो उसने कहा कि माँ, ये लड़की गूंगी है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। इसकी आवाज तो बिल्कुल कोयल जैसी है। मेरा बेटा गुस्से में आ गया और गुस्से में बोला कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई बात नहीं। जब मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक गूंगी लड़की से शादी करूंगा, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? अब मुझे सदमा लगा कि मेरा बेटा जो कह रहा है वो सच है। मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि वो गूंगी लड़की से शादी करे। मैंने कहा, सच्चन, ये क्या बात है? तुझे गूंगी बीवी क्यों चाहिए? वो रोने लगा। माँ, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सब कुछ मालूम है। एक बार वो बोलना शुरू कर दें तो कोई उन्हें चुप नहीं करा सकता। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाएगा। पहले तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर तेरी खुशी के लिए मैं शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक गूंगी बेबी चाहिए। अब मुझे एक अजीब परेशानी ने घेर लिया, क्योंकि मैं सच्चन को बहुत समझाती थी। वो शुरू से ही अच्छा और सादा मजाज लड़का था। वो हमेशा गहरे ख्यालात में खोया रहता, अपने काम पर ध्यान रखता और कभी बेवजह मजाक नहीं करता था। इसलिए अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो कहता, ये सब पत्थर की लकीर है। मैंने कहा, सच्चन, मुझे डर लगता है। तो कहता था कि तेरे लिए कम बोलने वाली लड़की तलाश कर लूंगी। तो वो कहने लगा, गूंगी लड़की से शादी करने में क्या नुकसान है? क्या गूंगी लड़की इंसान नहीं? मैंने कहा, बेटा, ऐसा नहीं है। मगर तुझे खबर है, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि लड़के में कोई कमी थी, जिसकी वजह से मैंने गूंगी लड़की पसंद की। उसने कहा, माँ, आज तक लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर शादी करूंगा तो गूंगी लड़की से करूंगा। अब मैं सच्चन के सामने हार मान चुकी थी। अब मसला ये था कि मैं उसके लिए गूंगी लड़की कैसे तलाश करूं। सच्चन के फैसले से राजी तो हो गई थी, मगर अब मुझे फिक्र थी कि मैं क्या करूं और ऐसी गूंगी लड़की कहाँ मिलेगी। ये सोच थी कि मेरी बहू मेरे घर आ जाए, क्योंकि मेरा एक बेटा था। मेरे सामने उसका घर बसाने की ख्वाहिश थी, क्योंकि अब मैं बीमार रहने लगी थी। घर के कामों पर रहने लगी थी। घर के कामों पर मैं नहीं चल पा रही थी। सच्चन मेरी शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ था। सच्चन 7 साल का था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वो छोटा सा बच्चा था। मुझसे कहता, माँ, दूसरी शादी कर लो, मगर सच्चन के लिए मैं कभी पागल नहीं बनूंगी। बेटा, मैं भी इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ।
और मैं भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। सचिन के साथ इतनी मोहब्बत करती कि मैं उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देती। मेरा ख्याल था कि अगर मेरा दूसरा शौहर मेरे बेटे को अपना नहीं मानेगा, तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। मैं उसकी भारी दुनिया में अकेली हूँ। मैं अपने घर का माहौल बहुत दोस्ताना रखती थी, इतना कि सचिन और मैं दोस्त बनकर साथ रहते। हमारी हर चीज एक दूसरे से शेयर करते, मगर मैं उसमें नाकाम रही। खबर नहीं क्यों सचिन बस खोया सा रहता। शुरू में मुझे लगा कि बाप की गैर मौजूदगी में जब वो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, मगर ये मेरी नाकामी साबित हुई। सचिन संभलने की बजाय अलग राह पर चलने लगा। फिर उस हाल को देखकर मुझे ख्याल आया कि इसे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो बहुत हंसमुख और खुश मजाज हो, जिससे हम दोनों का वक्त अच्छा गुजरे। मगर मेरी इस ख्वाहिश पर सचिन ने पानी फेर दिया। हमेशा की तरह इस वक्त भी मैंने सचिन की ख्वाहिश के आगे सर नहीं झुकाया। अब मैं सचिन के लिए गूंगी लड़की तलाश करने में मसरूफ थी, मगर मुझे खबर नहीं थी कि गूंगी लड़की तलाश करना इतना मुश्किल होगा। मैं आसपास के बहुत से लोगों से बात करती कि गूंगी लड़की के रिश्ते के बारे में। मुझसे कहा जाता कि हमारे गूंगी लड़की के रिश्ते में सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई मेरी बात को संजीदगी से नहीं लेता। अगर कोई गूंगी लड़की का जिक्र करता तो वो कहते, अरे छोड़ो गूंगी लड़की को। और कोई कहता कि तुम्हारे बेटे की शादी इस लड़की से कर दो। इसके कहता कि एक बहन लड़की से कर दो। इसके चार भाई एक बहन बहुत अमीर, वो बहुत दहेज लाएंगे। अब मुझे फिक्र होने लगी थी। मेरे कंट्रोल में अब कुछ नहीं रहा था। मैं बहुत मुश्किल से घर के काम पूरे करती और फिर थोड़े वक्त के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक दोस्त के घर जाकर बैठ जाती। थोड़ी देर में उनके दरवाजे पर एक भीख मांगती औरत आ गई। वो औरत कई सालों से हमारे इलाके में भीख मांगने आती थी। वो मेरे घर भी आती थी और थोड़ी देर बाद वो अंदर आकर खाना मांगने लगी। मेरे सामने देखकर इसने कहा, किया हुआ बहन तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे लगे कोई ऐसी शख्स जरूर है जो मेरा दर्द समझे। मैंने इससे कहा, बेटा पड़ोस के घर में मुश्किल का सामना कर रही हूँ। मेरा बेटा शादी करना चाहता है। बुढ़ापे में मेरे और घर के कामों पर मैं नहीं चल पा रही। पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। कांटा बन गया है और मेरा बेटा जिद करके बैठा है कि अगर शादी करे तो गोंगी लड़की से करे। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब उसके रिश्ते के लिए गूंगी लड़की कहाँ से तलाश करूं। औरत ने कहा, बहन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, बहन मुझे खबर नहीं कि सच किया है, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी परेशानी को देखकर कहा है। अगर तुम्हें मेरे अल्फाज गलत लगें तो बराह मेहरबानी मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो? इसने कहा, बहन मेरी एक बेटी है और वो गूंगी है और छोटी उम्र की भी। अगर तुम इससे शादी कराना चाहो तो खुशी से तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे देती हूँ। इस औरत की बात सुनकर मैं गहरे ख्याल में डूब गई। मेरे चेहरे की तरफ देखकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, बहन मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात समझे बगैर ही चल दी थी, मगर पूरा दिन मैं इस भीख मांगती औरत के बारे में सोचती रही। कोई फैसला करने के काबिल नहीं थी। मैंने सचिन के सामने बात रखने का सोचा और सोचा कि वो जिस तरह कहे मैं वैसा ही करूंगी। शाम को जब सचिन काम से वापस आया तो मैंने कहा, सचिन मुझे तेरे साथ बात करनी है। उसने कहा, जी माँ मुझसे कहो तो क्या कहना चाहती हो? मैंने कहा, बेटा गौंगी लड़की चाहिए थी ना, मगर मुझे उन लोगों ने कहा कि अमीर हो या गरीब, भली हो या अबला, मेरी बात सुनो। सचिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, माँ मुझे एक गौंगी लड़की चाहिए। ये इतना मेरे लिए अहम है। अगर वो गरीब घराने की बन जाए तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई और अच्छा नहीं। मैंने कहा, सचिन
एक भीख मांगती औरत हमारे इलाके में आती है। आज मैंने उससे कहा कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हूँ। उसने मुझे अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में कुछ कहा। जब मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो वो मायूस होकर चली गई। हकीकत में मुझे फिक्र थी कि क्या मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक ए, भीख मांगने वाली की बेटी से कर सकूंगी। मगर फिर मैंने सोचा उससे एक बार पूछ लूं। अगर उसे कोई एतराज ना हो, तो उसकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। मेरी बात सुनकर सच्चन ने कहा, माँ तुम्हारे कहने पर मैं उसके साथ जाता हूँ और उस लड़की के हाथ में पैसे देकर वापस आता हूँ। मुझे अभी कुछ दिन देखना है। कल अगर चाहे तो आओ, तो मैं उसके साथ लड़की देखने चला जाऊं। मैंने कहा, सच्चन तेरा फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। फिर तो मुझसे शिकायत ना करना कि मैंने तेरे लिए ही लड़की पसंद की थी। वो भीख मांगने वाली की बेटी। मुझे लगता है कि उसे सफाई के बारे में ज्यादा खबर नहीं। सच्चन ने कहा, अगर तुम मुझे उसे बेटी की तरह रखोगी, तो वो वक्त के साथ सब कुछ सीख लेगी। मैंने कहा, सच्चन हाथ धोने चला गया और मैं सोच रही थी कि शायद अब गूंगी लड़की से शादी का वक्त आ गया है। फिर पूरा दिन गुजर गया और दूसरा दिन आ गया। मुझे लगा कि वक्त के साथ सच्चन की बेचैनी बढ़ रही है। उसने मुझसे कहा था कि अगर आज वो औरत आ जाए, तो तुम उसे घर में रख लो, मुझे बुला लेना। वो गरीब लोग हैं और शादी के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। तुम उसे मंदिर में ले जाओ और मंदिर में शादी कर लेंगे। मैं सर हिला देता हूँ। भले ही जो भी हो, मगर मुझे लगता है कि कुछ तो गलत है। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए तैयार नहीं था और अब अचानक उसने बता दिया कि मैं समझ रही थी। मैं अब तक लड़की को देख भी नहीं पाई और अब उसने शादी के लिए ऐसा हंगामा कर दिया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं पूरा दिन उस औरत के आने का इंतजार करती रही। आज अगर वो आई, तो मैं पूरा दिन उसका इंतजार करती। सचिन रात को ऑफिस से वापस आया तो उसने मुझसे पूछा, माँ तुमने वो लड़की देख ली और शादी तय कर ली? मैंने कहा, नहीं बेटा, आज वो औरत नहीं आई। कौन जाने उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। और कहा, कल तुम उसके आने का रास्ता देखना और जब वो औरत आए तो उसके साथ जाना। मैंने कहा, सचिन ठीक है। दूसरे दिन नाश्ता तैयार किया और सचिन का इंतजार कर रही थी, इसलिए सुबह जल्दी उठूं तो फिर हम दोनों बेटे के साथ नाश्ता करते। मैं लंबे वक्त तक सचिन का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। फिर मैं सचिन के कमरे में गई और इसे एक दो बार आवाज दी तो वो उठकर बैठ गया। मैंने कहा, बेटा जल्दी उठ, तेरा मूड खराब लग रहा है। तो सचिन कहने लगा, माँ आज ऑफिस नहीं जाना, तुम कहोगी तो चलूं। इसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे आज ऑफिस जाने की ख्वाहिश नहीं। फिर वहां सर रख कर लेट गया। थोड़ी देर बाद सच्चन मेरे पास आया। वो कहने लगा, माँ वो औरत कितने बजे आती है? हमारे पड़ोस में भीख मांगने वाली बनकर आ सकती है कि वो आए और पूछे बगैर चली जाए और हमें कुछ खबर ना हो। कल तो आई नहीं थी और अब मुझे पूरी बात समझ आ गई है कि आज वजह ये थी कि सचिन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। मैंने सचिन से कहा, वो जब भी आएगी आ जाएगी, इतनी बेवजह फिक्र करने की जरूरत नहीं। सच तो आज मुझे सचिन पर गुस्सा आने लगा। मैंने नहाना किया और सुकून से घर से बाहर निकल गई और मैं घर के काम करने लगी। बस ऊपर से शाम हो गई थी, मगर सचिन अब तक घर वापस नहीं आया था। उसके बारे में बहुत फिक्रमंद बैठकर उसके लिए दुआ कर रही थी। अचानक मुझे घर के दरवाजे की आवाज सुनाई दी। तुम क्या हो माँ? जी मेरे साथ कौन लेकर आया है? मैं पलट कर देखा तो वो गूंगी लड़की माँ सचिन के साथ थी। मैंने कहा, सचिन सुबह से तुम कहाँ गम हो? तो उसने कहा, माँ सुबह से मैं रास्ता देख रहा था, वापस आ गई थी, उसे जबरदस्ती घर ले आया हूँ। अगर तुम मसरूफ ना हो तो हम तुम्हारे साथ उसके घर जाएं और आज का दिन भी शगुन वाला है, तो शादी आज हो जाए।
मैंने पंडित जी से भी बात कर ली थी। उन्होंने कहा आज बहुत शगुन वाला दिन है। मेरे बेटे के चेहरे की तरफ देखती रही मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। सचिन आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इशारा किया कि वो पहले मेरे साथ मेरे कमरे में आए। कमरे में आकर मैंने कहा, सचिन पहले लड़की देख लो। खबर नहीं कि वो तेरे लायक है या नहीं। अगर मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो हम पंडित जी के पास से शगुन वाला वक्त निकालकर शादी तय कर लेंगे। सचिन ने जोर जोर से सर हिलाया। उसने कहा, कोई सवाल नहीं उठता। माँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं आज शादी करूंगा और उसी लड़की से करूंगा। तुम उठो और मेरे साथ आओ। हमारे पास वक्त नहीं है और देखती जा रही हो। मैंने कहा, क्या तेरा आखिरी फैसला है? सचिन ने हाँ मैं सर हिलाया और कहा, माँ, मेरा आखिरी और सच्चा फैसला है और उसी का नतीजा आएगा। वो बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। टेंशन ना लो, तुम्हें किसी बात का इल्जाम नहीं। अब मैं अपने बेटे के सामने बेबस थी। फिर कमरे से बाहर आई। वहां वो औरत भी बैठी थी जो मेरे घर का मुआयना कर रही थी और हम इस औरत के साथ कार में गए। रास्ता बहुत लंबा था जहां गंदगी के ढेर लगे हुए थे। हमारी जानिब देखने लगे कि मैंने सच्चन के रिश्ते के बारे में कैसे जान लिया। लंबा फासला तय करके हम उस जगह पहुंचे जहां एक झोंपड़ी थी। रात को एक झोंपड़ी पर पट्टी हुई थी जहां बारिश का पानी भरा हुआ था। फिर उस औरत ने अपनी बेटी को बुलाया। कहा, तुम क्या हो मंजू, यहाँ आओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की हमारे सामने आ गई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर लगता था कि कोई परी है। उसने कहा, बहन, ये मेरी बेटी मंजू है, गोंगी है। जब मैंने मंजू को देखा तो मुझे लगा कि उसे अपनी बहू बनाने के लिए ले जाएं। मैंने पहली औरत से कहा, मैं तुम्हारी बेटी पसंद करती हूँ। सच्चन के सामने देखकर कहा कि लड़की ठीक है। सच्चन ने पहले इनकार किया, फिर राजी हो गया। फिर हम सब करीबी मंदिर में गए और उनकी शादी करा दी। खुशी के मौके पर सच्चन ने तमाम गरीब लोगों को मिठाई बांटी। बहुत सादगी से मेरे बेटे की दुल्हन को घर ले आए। मंजू बहुत अच्छी, पहनने का अंदाज बहुत बड़ा था। फिर ऐसा लगा कि वो हमारे रहने के लायक नहीं। मैंने नहीं, सचिन से उसके लिए कुछ कपड़े मंगवाए और लाल रंग का लहंगा भी मंगवाया। फिर मैंने उसे अच्छे तरीके से नहाने को कहा और शैम्पू से इसके बाल 2-3 बार धुए कि जब सारी बदबू निकल जाए और बालों में थोड़ी चमक आ जाए। इसने सर हिलाया और नहाने चली गई। आधा घंटा बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई तो वो बिल्कुल अलग थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उसे देखती रह गई। मैं हंसते हुए इससे कहा, बेटी, हमारे घर को बहुत साफ सुथरा रखने में आओगी। तेरे शोहर को भी सफाई बहुत पसंद है। वो तुझे हमेशा साफ रहने को कहेगा। इसने फिर सर हिलाया। फिर सोचने लगी कि अगर वो बात करती होती तो मुझे कितना अच्छा लगता। फिर सचिन के कमरे में मंजू को छोड़कर आई। अब मेरे दिमाग से बहुत सी टेंशन दूर हो गई थी। मेरे बेटे ने शादी कर ली थी और वो भी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक लड़की से। मुझे लगा अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे बहुत तकलीफ नहीं, क्योंकि अब मैं अपना फर्ज पूरा कर चुकी थी। मैं अपने पलंग पर गई। वहां आज की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि सच्चन ने कैसे किया। पहले तो वो शादी करने को तैयार नहीं था और फिर कहता है कि आज लड़की से शादी करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो लड़की क्या कहेगी और वो क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। ये सोचते सोचते सो गई। सुबह मैंने अपनी बहू के लिए नाश्ता तैयार किया और कमरे में पहुंची। सच्चन बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बहुत शर्मा रही थी। मैंने मंजू के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तुम मुझे अपनी माँ समझो। मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं। तो उसने सर हिलाया और मैं कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद सच्चन नाश्ता के बर्तन लेकर बाहर आया।
मैंने कहा, सचिन बेटा, तुझे अपनी बेवी कैसी लगी? तो हंसते-हंसते उसने कहा, माँ, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी मंजू बिल्कुल वैसी है। हाँ, थोड़ी-सी नासमुझ है, मगर अब तुम्हारे हाथों में उसकी परवरिश करनी है। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं? तुम सब कुछ सिखा दो। सचिन की बात सुनकर मुझे राहत का एहसास हुआ। मेरा बेटा खुश था, तो मुझे लगा कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। सचिन घर से बाहर निकल गया। मंजू मेरे पास आई। इसने मेरे हाथ से बर्तन लिया और इसे छोड़ने का इशारा करते हुए कहा, बर्तन दे दो। मैंने कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं। पहले तो घर में तुम्हें आराम करने दो। फिर तुम्हारे हाथों से मिठाई बनाऊंगी, फिर तुम काम करती रहना। तुम्हें कहा मिठाई बनाना आता है। तुम्हारे शोहर को तो खैर बहुत पसंद है। इसने अदासी से सर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सब सिखा दो। दिन इसी तरह गुजरता गया। मगर जब रात हुई तो मेरे बेटे ने कहा, माँ, आज मैं और मंजू छत पर सो गए। कल भी मुझे पूरी रात कमरे में बहुत गर्मी लगी। सचिन की बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि मौसम तो अच्छा था, इतनी गर्मी नहीं थी, मगर कमरे में सो रही थी। रात को जागने के बाद मैंने कमरे का पंखा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा ठंड लगती थी। मगर मैंने सचिन से बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद शौहर बेवी को प्राइवेसी चाहिए और वो छत पर जाकर सोते होंगे। फिर वो दोनों ऊपर गए और मैं कमरे में सो गई। सुबह जब मंजू नीचे आई तो वो बहुत थकी हुई लग रही थी। कल तो बहुत ताजा दम थी। मैंने मंजू का हाथ पकड़ा और कहा, थोड़ी थकी हुई लग रही हो कि तुम मुझे थोड़ी पर ठंड लग रही थी। मंजू ने मुझे इशारे से कहा, अरे सचिन, इसे हिलाकर कहो कि तुम इतनी जल्दी सुबह क्यों बात कर रहे हो। चलो कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर बाहर आओ। इसने मेरा हाथ छोड़ा और कमरे में चली गई। मुझे सचिन का अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर मैंने सर ना झुकाया। नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता करके जब सचिन के कमरे के करीब पहुंची तो मुझे सचिन की आवाज सुनाई दी। वो गुस्से में बोल रहा था। उसने कहा, ईगो जिज्ञा रखना मंजू, एक बात याद रखना, अपने शौहर बेवी के दरमियान जो अपनी मर्जी से मेरी अपनी माँ से बात करो। तुझे कभी ऐसा ना सोचना कि अगर घर से बाहर जो मेरी माँ या अपनी माँ से बात रहन करो तो मुझे खबर नहीं पड़ेगी कि तुम मेरी माँ से क्या कह रही हो। अगर मुझे ऐसी कोई खबर मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सचिन की बात सुनकर मंजू दंग रह गई। थोड़ी देर बाद कमरे में दाखिल हुई। सचिन मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल था, मगर इसका रवैया मंजू की तरफ अजीब सा था। नाश्ता करते हुए देखकर बाहर आई और सोचने लगी कि मुझे खबर नहीं कि सचिन के अचानक रवैये में मैंने क्या गलती की होगी। कुछ दिन बाद मंजू ने घर के काम करने की ख्वाहिश जाहिर की और वो खीर कैसे बनाई जाए ये सीखना चाहती थी। इस वक्त मैंने इनकार नहीं किया और उसे मेरे साथ बावर्ची खाने में ले गई। हम दोनों साथ काम कर रहे थे। फिर मैंने अपनी बहू के चेहरे पर बहुत ध्यान से देखा। इसका चेहरा सूखा और पेला दिखाई दे रहा था। आंखों के नीचे काला हल्का भी था, जो शायद रात को जागने की वजह से हुआ होगा। उसका चेहरा सफेद हो गया था। मेरे घर में सब खाने पीने की चीजें थीं, कोई कमी नहीं थी, मगर मेरे घर आने के बाद मंजू बहुत कमजोर पड़ गई थी। उसकी तबीयत झपड़ी में सारी थी, जहां उसकी माँ उसे भीख मांग कर खाना खिलाती थी, मगर वो अपने बच्चे का पेट तो भरती थी। सचिन भी ऑफिस गया था। मैंने सोचा कि मंजू से पूछूं किया घर में कोई चीज कमी है और वो किस बात पर फिक्रमंद है। मैंने कहा, बेटा, तुम पेट भर कर खाना नहीं खाती, या मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं। उसने झट से सर हिलाया। उसका मतलब था, पेट भर कर खाती हूँ तो अच्छी चीजें बनाओ। मैंने कहा, तो फिर तुम क्यों कमजोर बनी जा रही हो? जब तुम्हारी माँ मुझसे पूछती कि मेरी बेटी इतनी कमजोर क्यों हो गई,
तो उसने क्या जवाब दिया? तो मंजू की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने मुझे इशारे से बताया कि वो सचिन से बहुत डरती है। उस बात से वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा, तुम सचिन से क्यों डरती हो? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? और वो रोने लगी। वो मुझसे अलग रहती थी। बाकी हालात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने कहा, मंजू खुलकर बताओ कि क्या बात है। सचिन के कान खींचने पर उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे समझाना शुरू किया कि तुम सचिन से बात ना करना, वरना वो मेरे साथ बुरा रवैया करेगा। मैंने इससे कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने भी अपनी बातों से ज्यादा पूछगछ नहीं की। ना ही मंजू ने मुझसे कुछ कहा। शाम को जब सचिन घर आया तो मैंने दोनों पर नजर रखी रही थी। वो अब रोज छत पर जाता, मेरे पास बहाना करता कि नीचे गर्मी है, छत पर सच है। और सुबह जब मंजू नीचे आती तो उसकी हालत खराब होती। वो मुझे इशारे से कुछ कहना चाहती, मगर मेरा बेटा उसे चुप करा देता। मुझे शक होने लगा, क्योंकि मेरी बहू की हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। मुझे मालूम था कि उनके दरमियान कुछ गलत हो रहा है। मैंने तय कर लिया कि आज राज जाने बगैर नहीं रहूंगी। फिर जब रात हुई तो सचिन और मंजू छत पर गए और मैं सोच में बैठी रही। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे छत पर जाना चाहिए। मेरी आंखें देखें कि क्या हो रहा है। घुटनों में दर्द होने के बावजूद बहुत मुश्किल से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जब मैं एक कदम चढ़कर छत पर पहुंची तो मैंने जो मंजर देखा, इस पर मैं दंग रह गई। मैंने देखा कि एक बड़ा सा गोल दायरा था जिसके इर्द गिर्द आग भड़क रही थी, और मंजू दायरे के अंदर बैठी थी। मंजू बहुत डरी हुई थी, जबकि सचिन दायरे के बाहर खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा था। ओथंज अजीब, वे गरीब जुबान थी जो मुझे पहले कभी सुनने को नहीं मिली थी। जो जो आगे बढ़ती गई और मैंने देखा कि मंजू को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांस ले रही है। और मैंने मंजू को इस हालत से बचाने की कोशिश शुरू की। थोड़ी देर बाद सचिन ने मुझे देखा तो वो चीखने लगा। सचिन बोलने लगा, माँ वापस जाओ, मंजू के करीब ना जाओ, इसके करीब जाने की कोशिश ना करो, वरना मेरी इतनी रात की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम कौन सी मेहनत की बात कर रहे हो। मैंने कहा, सचिन अगर मंजू मर गई तो? सचिन कहने लगा, माँ अगर मंजू बच गई तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। सचिन ने कहा, मैंने अपनी पूरी जवानी काला जादू की किताबें पढ़ने में गुजारी। माँ अब तुम देखो कि मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा बनूंगा कि सब इंसानों पर मेरा राज हो। कामयाबी तक पहुंच गया हूँ। मेरा काम तुम ना बगाड़ो। मैंने इसीलिए गूंगी लड़की से शादी की थी, ताकि तुम्हें कुछ भी शक ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मगर मुझे खबर नहीं थी कि तुम्हें खबर पड़ गई और तुम यहाँ आ गई। सचिन के अल्फाज सुनकर मैं पत्थर की मुजस्समा बन कर खड़ी रह गई। मेरे सामने मंजू आखिरी सांस ले रही थी और डर रही थी। मैंने आवाज दी, सचिन, क्या मंजू मर जाएगी? इसने कहा, माँ तुझे अपने बेटे की फिक्र है, क्या गूंगी लड़की की फिक्र है? मंजू मर जाएगी तो तेरा बेटा और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, मगर अगर तुम मंजू को बचाने की कोशिश करोगी तो मैं मर जाऊंगा। वो ताकत जो मैंने सालों से जमा की है, वो मेरे अंदर से निकल जाएगी। मगर अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मुझे मंजू और सचिन के दरमियान इंतखाब करना पड़ा। मेरे लिए बहुत बड़ा वक्त था। अगर मैं मंजू को बचाती तो वो मर जाता। वो बेगुनाह थी, मासूम थी, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। तो अब मुझे तय करना था कि सच किया है। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मुझे खबर भी ना पड़ी। मैंने अपना घर उजाड़ने का फैसला कर लिया। मैंने सचिन की बात ना सुनी और दायरे की तरफ दौड़ी और मंजू को दायरे से बाहर निकाल लाई। मंजू शदीद दर्द में जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, जबकि सचिन ने उसके गले को अपने हाथ से बहुत जोर से पकड़ रखा था। कोई जाने
कि वो उसका गला दबा रहा था। मैंने मंजू को संभाल लिया। सचिन के लिए कुछ ना कर सकी। पहले वो मर गया और जमीन पर गिर गया। एक ही लम्हे में मेरे ऊपर तबाही आ गई। मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने मर गया। वो मेरी बुढ़ापे का सहारा था, जो अब मर चुका था। जोर जोर से रोने लगी। मैंने तमाम सबूतों को उनकी जगह से हटा दिया, क्योंकि मैं अपने बेटे को बेइज्जती के साथ दुनिया से रुखसत नहीं करना चाहती थी। मैंने सबसे कहा कि मेरे बेटे को दिल की बीमारी दौरे से मौत हुई। लोग उसके इंतकाल पर बहुत दुखी थे। मेरे बेटे की रूह को सुकून मिले, उसके लिए मैं घर में दुआ करती। मंजो रात दिन रोती और सचिन की रूह को सुकून देने के लिए दुआ करती। मैंने मंजू को इजाजत दी था कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सके। मैंने मंजू से कहा कि अगर उसे अच्छा रिश्ता मिले तो शादी कर सकती है। अब वो मेरे साथ रहना चाहती थी। अब वो मेरे साथ रहना चाहती थी। बेटा, तुम सोचकर दुखी होगी कि मुझे खबर नहीं थी कि मेरे बेटे के ऊपर माफी मांगनी चाहिए थी या नहीं। आज मैं अपना दर्द तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। मेहरबानी करके मेरे बेटे के लिए दुआ करना। मुझे खबर है कि मेरे बेटे ने बड़ी गलती की थी। हम घर वालों के साथ रहो। मंजू मेरा बहुत ख्याल रखती है, मगर मेरे बेटे की याद अब भी मुझे सताती है।